नमस्कार श्रोताओं, आप लोग सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सामुदायिक रेडियो का कार्यक्रम हेलो हल्द्वानी। मैं डॉक्टर प्रीति पंत अपने सहयोगी डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा जी और कृष्ण कुमार टमटा जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर। हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक चेतना फैलाने का एक अहम माध्यम है। इस वर्ष का मुख्य विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल हम कितनी प्लास्टिक की वस्तुएं उपयोग करते हैं? प्लास्टिक बैग, बॉटल्स, पैकेजिंग, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हर साल लगभग 11 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा हमारे महासागरों में पहुंचता है? और यह केवल महासागर तक सीमित नहीं है, यह हमारी खाद्य श्रृंखला, जल स्रोतों और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी समाहित हो रहा है। 5 जून को मनाया जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन इस वर्ष दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार प्लास्टिक प्रदूषण जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संकट और प्रदूषण की तृतीय ग्रह संकट को बढ़ाता है। वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 11 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जल निकायों में पहुंचता है, जिससे जल, मृदा और खाद्य श्रृंखला में माइक्रो प्लास्टिक्स का समावेश होता है। इसका सामाजिक और पर्यावरणीय लागत 300 से 600 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच में है। अब अगर हम भारत की प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति के बारे में बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल करीब 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 60% प्लास्टिक ही रिसाइकिल होता है, लेकिन से समुद्र, नदियां, जमीन और हवा को प्रदूषित करता है। विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। चिप्स के पैकेट्स, पानी की बोतल्स, थर्माकोल की प्लेट, ये सब हमारे आसपास के वातावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कुछ ऐसा है कि आप प्लास्टिक को यूज कर रहे हो और हमारी पृथ्वी को पे छोड़ दे रहे हो। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या बन चुका है। स्पेशली जो हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हैं, एनसीआर, यहाँ पर प्लास्टिक के कचरे का प्रबंध बहुत चुनौतीपूर्ण बन चुका है और कई राज्य सरकारें प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठा रही हैं। अब मैं मेरी सहयोगी डॉक्टर बीना तिवारी जी से आग्रह करती हूँ कि सरकार के द्वारा इस प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उन पर अपने कुछ विचार हम सभी के साथ साझा करें। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति। तो जैसा हम सभी ने जाना कि किस तरह से हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं प्लास्टिक का निरंतर उपयोग करते हुए, और हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, केवल सरकारों के करने से नहीं, बट हमें उनका साथ पूरी तरह देना होगा। सरकार के नियम बनाने से कोई भी चीज का समाधान संभव नहीं है जब तक हम पूरी तरह से उसमें अपने आप की जिम्मेदारी निश्चित न करें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित न करें। तो कुछ नियम, कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो हमारी सरकार ने उठाए हैं, जिसमें पहला है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024। इस नियम के तहत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को अपने उत्पादों से उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण और पुनर्चक्रण की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है और प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी यानी EPR जिसको हम कहते हैं, उसका पालन करना होता है। यानी हर तरह की एक वार्षिक रिपोर्ट उनको प्रेजेंट करनी होगी। दूसरा, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन का नाम आप सभी ने सुना होगा। इस मिशन के तहत स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्लास्टिक कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और पुनर्चक्रण तीनों मुख्य चीजें हैं। अगर
केवल संग्रहण किया जाए और पृथक्करण ना किया जाए तो उस संग्रहण का कोई अर्थ नहीं है। जब आप सारे ही कचरे को एक साथ मिला देंगे, कुछ जैविक है कुछ अजैविक है, अगर सारा कचरा एक साथ होगा तो हम उसका पुनर्चक्रण नहीं कर पाएंगे। तो संग्रहित करना, पृथक्करण करना, पुनर्चक्रण करना, इस तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में की गई। तीसरा जो कदम सरकार ने उठाया है वो है लाइफ आंदोलन, LIFE। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई पहल है लाइफ आंदोलन, जिसका उद्देश्य जन भागीदारी से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना है। जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार कितने भी नियम बना ले, कितने भी कानून बना ले, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक हम किसी भी आयोजन को सफल नहीं कर सकते। तो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ाने के लिए इस आंदोलन के माध्यम से नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है और उन्हें प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अगला है नमामि गंगे मिशन। हमारे जल स्रोत, हमारे प्राकृतिक संसाधन, हमारे किसी भी विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हैं। तो हमारी नदियां अगर गंदी होंगी या हमारा जल गंदा होगा, हमारे नदियों का पानी गंदा होगा तो नेचुरली हमें जो है साफ जल की नहीं मिल पाएगा, पीने के पानी की भी हमें दिक्कत हो जाएगी। तो गंगा नदी की सफाई व संरक्षण के लिए ये 20,000 करोड़ की एक योजना है जिसको कहते हैं नमामि गंगे मिशन। अगला है ग्रीन इंडिया मिशन, यानी वनों को हरित आवरण को बढ़ाने के लिए। जो आप सुनते हैं कि आपका 5 जून को, जैसे हम मोस्टली आपने सुना ही होगा, आपने देखा भी होगा, जहां पर भी आप हैं, किसी आप संस्था से जुड़े हैं, किसी विद्यालय से जुड़े हैं या किसी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं या किसी कार्यालय से जुड़े हैं, सभी लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आपको पौधा लगाना है, आपको प्लांटेशन करना है। क्यों? क्योंकि आपको वनों को, हरित आवरण को बढ़ाना है। जितना हरित आवरण होगा उतनी शुद्ध वायु आपको मिलेगी, जितनी शुद्ध वायु आपको मिलेगी हम कार्बन का एमिशन उतना कम करेंगे, जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगला आता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश, NGT जिसको हम कह रहे हैं। NGT ने कई बार राज्यों को प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू करने और नियमों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने पर जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है। यदि कोई उन NGT के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको कारावास भी दिया जा सकता है। कुछ आपके प्लास्टिक उत्पादन से संबंधित कुछ आपके आंकड़े हैं जिनका स्रोत CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और MOFCC है यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल साइंस है, जिसके अनुसार भारत में सालाना जो प्लास्टिक का अपशिष्ट है वो 9.9 मिलियन टन है, यानी 9.9 मिलियन टन का प्लास्टिक अपशिष्ट हम उत्पन्न करते हैं। और पुनर्चक्रण यानी जो बॉटल्स होती हैं, जो पानी की बोतलें, जिनका रिसाइकलिंग जिसको हम कहेंगे, वो आपका 90% तक वो रिसाइकल हो जा रही हैं। और जो EPR पोर्टल है उसमें जो रजिस्ट्रेशन अभी तक किया जा चुका है, 2000 उत्पादक और ब्रांड मालिकों ने उसमें अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो ये एक अच्छी पहल है जिसमें लोग EPR में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपका होगा कि हम पुनर्चक्रण की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक की सूची में कुल अभी तक केवल 19 आइटम्स हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये धीरे धीरे बढ़ेंगे। प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो कुछ सरकारी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव हमारे देश में पड़ रहा है। तो भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट कुल उत्पन्न कचरे का लगभग 10% है, यानी जितना भी कचरा उत्पन्न हो रहा है उसका 10% प्लास्टिक अपशिष्ट है। इनमें से 50% केवल वो वाला प्लास्टिक है जो एक बार उपयोग करके फेंक दिया जाता है। जैसे हम अपने घर में अगर कोई भी चीज, पैकेजिंग की चीजें, बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफी खाते हैं, हम बिस्किट्स लेते हैं या आइसक्रीम हम खा रहे हैं, तो वो जो भी चीजें हम यूज एंड थ्रो यानी हम फेंक दे रहे हैं, वो 50% ऐसा प्लास्टिक है जो हम सिंगल यूज में फेंक दे रहे हैं। कुल प्लास्टिक अपशिष्ट में से केवल 60% पुनर्चक्रित होता है, केवल 60% पुनर्चक्रित होता है। और भारत समुद्रों में सबसे अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट डालने
वाले शीर्ष 20 देशों में शामिल है। ये हमारे लिए चिंता की बात है। सबसे ज्यादा समुद्र में जो प्लास्टिक अपशिष्ट फेंक रहे हैं वो हम फेंक रहे हैं। हम किस तरह के पढ़े लिखे लोग हैं, हम किस तरह के साक्षर लोग हैं, अपने आप को हम साक्षर कहते हैं अगर हम इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये आंकड़े केवल चेतना जगाने के लिए है कि अगर ये धीरे धीरे इसी तरह का होगा, अभी हम कह रहे हैं कि 50% एकल प्लास्टिक है, भविष्य अगर ऐसा ही रहा तो ये शायद किसी दिन 90% होगा और हमारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो मुख्य मुद्दा है वो है गर्मी की लहरें, हीट वेव्स जिनको हम कहते हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर CEEW द्वारा किए गए एक अध्ययन में के अनुसार भारत के 57% जिले उच्च या अत्यधिक गर्मी की लहरों के जोखिम में हैं। यह स्थिति शहरी हीट आइलैंड प्रभाव, हरित क्षेत्र की कमी और रात के समय तापमान व आर्द्रता की वृद्धि के कारण और भी गंभीर हो जा रही है। यानी टेम्परेचर जो है, अगर हम कहें कि जिससे ये जो गंभीर हो रही है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आप देखिए धीरे धीरे हमारा बड़ी बात अगर हम ना करें तो हमारा जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, हमारा तापमान बढ़ता जा रहा है। आपका पहले अगर हम कहें हमारी ऋतुओं का एक समय हुआ करता था, जाड़े का एक 4 महीने होते थे जिसको हम जाड़ा कहते थे। फिर उसके बाद आपकी मानसून आता था, आपकी गर्मियां आती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, कभी भी आपका सीजन परिवर्तित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह से। ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो 2024 में वैश्विक औसत तापमान 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। देखिए पूरे दुनिया का 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना मतलब पूरे विश्व का बढ़ना, मतलब आप ये औसत की बात कर रही हूं मैं कि पूरे विश्व में बढ़ा है। जो पेरिस समझौते की जो सीमा थी उससे काफी अधिक है। जो हमारे समझौता हुआ था उसके अनुसार आपका एक कयास लगाए गए थे, एक प्रिडिक्शन थी कि इतना बढ़ेगा, 0.5 बढ़ेगा, लेकिन ये 0.5 नहीं बढ़ा, ये 1.55 बढ़ गया। यानी देखिए हमारा टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है और धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ता जाएगा तो हम शायद हमारे हाथ में फिर कुछ नहीं रहेगा। अब ये तो सारी परेशानियां थी जिनके विषय में मैंने आपसे कहा कि ये हमारे भविष्य को लेकर चिंता का विषय है, पर कुछ समाधान भविष्य की दिशा में हम सभी को करने होंगे। और मैं इन समाधानों के विषय में अपने मित्र डॉक्टर कृष्णा जी से अनुरोध करूंगी कि कुछ भविष्य और उसके समाधानों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद मैडम। श्रोताओं, अभी तक आपने जाना कि क्या प्लास्टिक पॉल्यूशन है, क्या क्या प्लास्टिक के कचरे से होने वाले नुकसान हैं और क्या क्या उसमें कुछ जो प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसके बारे में आपके द्वारा हमारे मित्रों के द्वारा आपको जानकारी दी गई। तो अब मैं बात करना चाहूंगा समाधान और भविष्य की दिशा पर। जैसा कि प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं उसमें है पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। इसके अंतर्गत प्लास्टिक उत्पादों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए पुनर्चक्रण केंद्रों की संख्या बढ़ानी होगी और नागरिकों को इसके प्रति जागरूक करना होगा। जैसा कि मैडम ने पहले ही कहा कि बिना जन सहभागिता के लिए कोई भी चीज संभव नहीं है। दूसरी बात करते हैं हम वैकल्पिक सामग्री का उपयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार द्वारा बार बार कहा जाता है कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाए, तो वैकल्पिक सामग्री का उपयोग इसमें दूसरे नंबर पर आता है कि प्लास्टिक के स्थान पर हम क्या उपयोग में लाएं जिससे हमको जो रोजमर्रा के कार्य हैं वो कर सकें। जैसे कि आपको बाजार से कुछ सामान लाना है, उसके लिए आपको थैले या अन्य चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके में प्लास्टिक के थैलों के स्थान पर आप बांस से बने हुए थैले, कागज से बने हुए थैले होते हैं और अन्य जो जैविक सामग्री से बने हुए थैले इत्यादि जो हैं उनका उपयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए शोध और विकास में निवेश करना आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं शिक्षा और जागरूकता की बात। जैसा कि आज आप इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से एक जागरूकता का ही कार्य कर रहे हैं, तो शिक्षा और जागरूकता नागरिकों को प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों और इसके समाधान के उपायों के बारे में शिक्षित होना अनिवार्य है या होना बहुत अति आवश्यक है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। जैसा कि हम अगर उत्तराखंड के क्षेत्र की बात करें या पहाड़ी या अन्य कोई रिमोट एरिया की बात करें, तो वहां पर के लोगों तक हम इस तरह की अवेयरनेस को कैसे फैला सकते हैं, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा और किस तरह के कार्यक्रम इसमें आयोजित कर सकते हैं, इसके बारे में हमको अधिकता करनी पड़ेगी। अब हम कुछ बात करेंगे जो पहले से ही भारत के पास
जो प्लास्टिक के पुनर्चक्रण, रीयूज और इस तरह की हमारे जो उपक्रम है वो हमारे देश में है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मंजूश्री टेक्नोपैक लिमिटेड कर्नाटक की। इस संस्था के द्वारा 2020 में बिदादी कर्नाटक में अपना पहला रिसाइकलिंग संयंत्र स्थापित किया गया। यह संयंत्र प्रतिवर्ष 1,75,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक की बोतलों, कंटेनरों और पेट प्रीफॉर्म्स का प्रसंस्करण करता है। यह संयंत्र उद्योगों की पैकेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके बाद आता है अल मेहताब इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश। अल मेहताब इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में एक नई सुविधा स्थापित कर रहा है जिसमें प्रति माह 3,000 मीट्रिक टन क्षमता की इसकी क्षमता होगी। यह संयंत्र रिसाइक्लेबल फ्लेक्स का उत्पादन करेगा जिससे प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण में योगदान मिलेगा। उसी के साथ साथ शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज और लाइडेन सिबल ने भारत में एक पूरी तरह स्वचालित यांत्रिक रिसाइकलिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त उपक्रम समझौता किया है। यह संयंत्र प्रति वर्ष 50,000 मीट्रिक टन रिसाइकिल्ड पॉलिथीन का और उत्पादन करेगा। उसी के साथ कुछ सरकारी योजनाएं भी हैं। भारत सरकार ने प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन पार्कों का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन, पुनर्चक्रण में सुधार करना है। यह पहल निवेश आकर्षित करने, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR). EPR के अंतर्गत उत्पादकों को अपने उत्पादों के जीवन काल के अंत में उनके पुनर्चक्रण की जिम्मेदारी दी जाती है। यह नीति प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। उसी के बाद हम अगली बात करेंगे तो वेस्ट टू वेल्थ मिशन। यह मिशन 2021 में शुरू किया गया था जिसमें प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का उपयोग करके कचरे से यानी अपशिष्ट से मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य कचरे के प्रबंधन में सुधार और संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना है। नवाचार और प्रौद्योगिकी में प्लास्टिक से ईंधन उत्पादन, प्लास्टिक से टाइल्स का निर्माण इत्यादि प्रमुख कार्य हैं। तो मित्रों, जिस प्रकार से प्लास्टिक आज धीरे धीरे हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, तो सरकार का फोकस भी इस वर्ष पर्यावरण दिवस में एंडिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन पे है। तो प्लास्टिक कितना घातक हो सकता है ये आप तमाम न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे, तमाम जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, उसमें पढ़ते होंगे। तो मैं इस रेडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा कि हमको कम से कम प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। आगे जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत में प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित जो कानून है उसके बारे में मैं आग्रह करूंगा मेरी सहयोगी डॉक्टर प्रीति पंत से कि श्रोताओं को इससे रूबरू कराएं। तो श्रोताओं, हमने जाना कि क्या क्या हमारे पर्यावरण में दिक्कतें हैं प्लास्टिक को यूज करने से, उससे जुड़ी हुई क्या क्या योजनाएं हमारी सरकार लेके आई है, क्या क्या जो हमारे हम क्या कह सकते हैं कि क्या क्या जो वैज्ञानिक तथ्य हैं इन सब चीज़ों के पीछे, हम इन सब सारी बातों के बारे में जान चुके हैं। साथ में हम समाधान के बारे में भी जान चुके हैं कि क्या क्या समाधान हो सकते हैं जो हमारे पर्यावरण में ये अननेसेसरी जो इतना प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसको कैसे क्या समाधान हो सकते हैं इसे रोकने के लिए। अब इन्हीं समाधानों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है और ये रास्ता हमें मिलता है कानूनों के द्वारा। कोई भी कार्य होता है, अगर कोई व्यक्ति कोई चोरी कर रहा है तो उसको उस रास्ते से सही रास्ते में लाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। उन कानूनों को हम दंड के रूप में भी कहा जा सकता है। तो सेम चीज प्रदूषण के लिए भी है। तो जो भारत में प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है उसके लिए कुछ कानून बनाए गए और जो सबसे पहला कानून आया वो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। ये जो कानून था ये पर्यावरण की रक्षा करने हेतु किसी भी प्रदूषक तत्व के उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए था, जिसमें प्लास्टिक का कचरा भी शामिल है। इसके तहत सरकार को नियम बनाने और उल्लंघन पर दंडित करने का व्यापक अधिकार है। तो ये अधिनियम 1986 में आ गया था जिस वक्त पर प्लास्टिक का उपयोग आज के समय के हिसाब से कम था। दूसरा जो हमारा अगला नियम आया वो आया 2016 में, जब प्लास्टिक का उपयोग
इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर एक चीज, हमारे घर में आने वाला दूध जो भी एक प्लास्टिक की थैलियों में पैक होके आ रहा है। तो 2016 में जो आया प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, इसका प्रमुख प्रावधान था कि केवल 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग की ही अनुमति दी जाएगी। स्थानीय निकायों को प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जो भी हमारी म्युनिसिपल बॉडीज हैं, उनके पास इस प्लास्टिक का प्रबंधन करने की सारी जिम्मेदारी है। हम आजकल देखते हैं हमारे घरों पर ये हमारा कूड़ा एकत्रित करने के लिए वैन आती है, जिस पर अलग अलग कलर से बाइफरकेट किया गया होता है कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, अलग बैग्स बने होते हैं जहां पर वो लोग प्लास्टिक को और जो बायोडिग्रेडेबल है उन सारे कूड़ों को अलग अलग करते हैं। तो म्युनिसिपल बॉडीज के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके प्रबंधन की। अगला इसमें बिंदु था, रिटेलर्स और स्ट्रीट वेंडर्स को बिना शुल्क के प्लास्टिक बैग्स देने की अनुमति नहीं है। अगला, उत्पादकों, ब्रांड मालिकों और आयातकों को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने उत्पादों से उत्पन्न प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रित और नष्ट करना होगा। तो ये तो मुख्य बिंदु थे जो हमारा 2016 में प्रबंधन नियम आया। पर इसका भी एक संशोधित नियम आया 2021 और 22 में, जिसमें जो प्रमुख परिवर्तन ये किए गए कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको चरणबद्ध तरीके से उस पर चरणबद्ध प्रतिबंधन लगाया गया, जो 1 जुलाई 2022 से कई प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगना जिसमें प्रारंभ हो गया। इसके अलावा EPR पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसमें उत्पादकों को प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा और पुनर्चक्रण की रिपोर्ट देना अत्यंत अनिवार्य हो चुका था। इसके अलावा EPR लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक पुनर्चक्रण की न्यूनतम मात्रा निर्धारित करना था। तो ये तो संशोधन जो किए गए 2021 और 2022 पर। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया वो था GST, वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान। प्लास्टिक पर जो भी प्लास्टिक बैग्स हैं या जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पर काफी ज्यादा GST लगाई गई, ताकि जो भी उसे उपयोग कर रहा है उसे हतोत्साहित किया जा सके। 18 से 28% तक का GST दर इन प्लास्टिक बैग्स और रॉ मटेरियल्स पे लगाई गई। इसके अलावा जो एक योजना जो मेरी सहयोगी डॉक्टर बीना ने भी आपको बताया कि स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान जो शुरुआत की गई, जन जन में, हर एक गली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस मिशन का आगाज किया गया था, जिसका आज भी हमारे देश में मैं इसको बहुत जनमानस के द्वारा इस अभियान का हिस्सा बनाया जाता है। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में स्रोत पर कचरा प्रबंधन, कलेक्शन सिस्टम और प्लास्टिक कचरे का पुनः उपयोग बढ़ाने पर जोर। तो ये कुछ बिंदु हैं जो हमारे कानून हमारी भारतीय सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको एक विचार समझ में आ गया होगा कि हमारा ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जिसका थीम हम लोगों के द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन है, तो किस तरीके से हमारा देश भी इस पर अपना प्रतिभागिता पूर्ण रूप से दिखा रहा है। अब मैं चाहती हूँ डॉक्टर बीना जी से कि वो हमारे इस जो हमारी चर्चा है इसको एक विराम दें और अपने कुछ शब्द कहें। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति। जैसे हम लोग हर बार हर मंच पे बात करते हैं पर्यावरण दिवस की, प्रदूषण खत्म करना चाहिए, तो वही बात हम इस मंच पे भी कह रहे हैं। ये बार बार इसलिए कहा जाता है कि हम किसी एक की जन चेतना को जगा सकें, किसी एक को जागृत कर सकें, कहीं से नहीं, अपने घर से ही ये शुरुआत कर सकें। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 हमें यह याद दिलाता है कि प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, जिसे सामूहिक प्रयासों से ही हल किया जा सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने कर लिया, आपने कर लिया या मेरे 2 सहयोगियों ने कर लिया। जब तक हम सब इसमें शामिल नहीं होंगे, जब तक पूरा समाज इसमें शामिल नहीं होगा, तब तक हम इस समस्या को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम सकारात्मक दिशा में हैं, लेकिन इन प्रयासों को सशक्तिकरण की तरफ तभी ले जाया जा सकता है जब जन भागीदारी, सक्रिय भागीदारी हो, सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके और वैकल्पिक समाधानों का खोज इसका महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम वैकल्पिक प्लास्टिक के मग की जगह जैसे अभी सर ने बताया कि प्लास्टिक के बैग की जगह आप जूट का बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सोच अंदर से आनी होगी, किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा।
या सरकार के प्रतिबंध लगाने से भी कुछ नहीं होगा। हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो प्लास्टिक अपना थैला घर से नहीं ले जाते हैं, तो वो दुकान वाले ने तो बेचना ही है, वो चोरी छुपे आपको प्लास्टिक का थैला देगा। लेकिन जब हम ले ही नहीं, अब हम ले जाएंगे और उसे इनकार करेंगे कि भाई मुझे नहीं चाहिए प्लास्टिक, धीरे धीरे उसका उपयोग कम होने लगेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा अभी भी। भारत में प्लास्टिक रिसाइकलिंग केंद्रों की स्थापना और संचालन पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितना कुछ प्लास्टिक उपयोग जो हो रहा है उसका रिसाइकलिंग हो, बार बार उसी चीज को यूज किया जाए तो उसका उत्सर्जन कम होगा। सरकारी पहले, उद्योगों की भागीदारी, नवाचारों के माध्यम से इस क्षेत्र में सुधार हो रहा है और भविष्य में इन प्रयासों को और सशक्त करने के लिए निरंतर निवेश व जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी कानून और नीतियां पहले से मौजूद हैं, परंतु उनके सशक्त क्रियान्वयन और जन भागीदारिता की आवश्यकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए नागरिक, उद्योग व सरकार सभी को मिलकर एक साथ काम करना होगा। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और वानिकी एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से आप सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।